एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में आज हम करेंगे हरियाणा सीईटी की टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 253। 52 प्रैक्टिस टेस्ट हमारे हो चुके हैं। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 53 आज हम करने वाले हैं। ये जो टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं ये HSSC के पैटर्न पर हैं। सेम पैटर्न जो HSSC आपसे सीईटी के पेपर में पूछेगी उसी पैटर्न पर ये तैयार की गई है। इसमें जीके के प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रश्न है, हरियाणा जीके है इसके अंदर। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे कि सबसे पहले जीके आएगी, फिर कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश, हिंदी, सारा कुछ ऐसे एक सिस्टम के हिसाब से इसमें तैयार किए गए 100 के 100 प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे जो आपके लिए तैयार किए गए हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब 7900 टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी। हरियाणा जीके की पीडीएफ डाल रखी है कंप्लीट, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। नेशनल जीके, हिंदी की पीडीएफ है, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ यहाँ पर डाल रखी है। और जो पहली बार क्लास देख रहे हो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये जो टेस्ट सीरीज हम करने लग रही है आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है, आर्यभट्ट एकेडमी, और ये नीचे उनके हेल्पलाइन नंबर है। कोर्सेज वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 53 आज हम करने वाले हैं। 100 के 100 प्रश्न करेंगे, डिटेल में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं जीके का। सबसे पहले इसमें जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके सीक्वेंस में हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? विच चाइनीज जर्नल हैज़ डिफीटेड कनिष्का? देखो इस प्रश्न में क्या है, चीनी जनरल की बात हो रही है, चाइना का। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ये। भाई कौन सा ऐसा चीनी, भाई कनिष्क के हाथ युद्ध तो हुआ था अलग अलग, लेकिन चाइनीज जनरल कौन सा आ गया ये? पान चाओ, सी हुआंगटी, ये नाम भी इनके ऐसे ही है। तो जिस जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो कनिष्क को किसने हराया था? वो हराया था पान चाओ ने। पान चाओ ने, ठीक है। पान चाओ के साथ कनिष्क के 2 युद्ध हुए थे। शुरू में तो हार गया था कनिष्क, लेकिन इसके बाद कनिष्क ने दूसरे युद्ध में इसको हरा दिया था पान चाओ ने। कौन से वंश का था ये पान चाओ? ये था हान डायनेस्टी थी वहाँ पर, HAN, हान डायनेस्टी का राजा जनरल था ये पान चाओ, चाइना का। ये ध्यान रखना आपने। पान चाओ ने पहले तो कनिष्क को हरा दिया था, लेकिन अगले युद्ध में कनिष्क जीत गया था। कनिष्क वही है जिसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। अगला है प्रश्न नंबर 2, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसे दिल्ली के सल्तनत का सुल्तान है जिसने कहा था भाई जितनी फसल होगी ना उसका आधा आपको रिवेन्यू देना पड़ेगा? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे हाईएस्ट था रिवेन्यू उस समय। जो राजस्व लेते थे ना, जो भी राजा लेता था वो सबसे हाईएस्ट था। कितना? 50% रिवेन्यू था। भाई जो फसल होगी उसका आधा रिवेन्यू यानी कि 50% रिवेन्यू इसमें मांगा गया था, ठीक है। और जो भूमि थी इसको क्या बोलते थे? खराज। ये जो लैंड टैक्स था इसका क्या नाम था? खराज था। कितना था? 50%। और ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने फिक्स रिवेन्यू करा था, ठीक है। भाई जो भी ज़मीन की कीमत होगी, जितनी भी फसल में आपकी बिकेगी, उसका आधा हमें राजस्व देना पड़ेगा। ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने फिक्स किया था। खराज बोलते थे, लैंड टैक्स को क्या बोलते थे उस समय? खराज बोलते थे। जो कितना था? 50% था, ठीक है। 50% था। और इसकी एक इकाई भी जारी करी थी इसने, बिस्वा। बिस्वा क्या थी? एक जमीन मेजरमेंट की एक स्टैंडर्ड यूनिट थी। जैसे हम अब नापते हैं ना भाई, इतने गज जमीन है या 1 किला 2 किला, तो उस समय ज़मीन को मापने की इकाई क्या चलाई थी इसने? बिस्वा। बिस्वा क्या था? बिस्वा वाज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। जमीन मापने की एक यूनिट थी बिस्वा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जो आप बोलते हैं ना कि 1 बीघा जमीन हमारे पास, ये बोलते हैं ना 1 बीघा जमीन, तो ये 1 बीघा जमीन का 12वां हिस्सा होता था बिस्वा। 1 बीघा जमीन का 1/12वां हिस्सा जो होता था वो बिस्वा होता था। 1/12वां हिस्सा, सॉरी 20th,
1/20वां हिस्सा, 20वां देखो आपको नाम याद रखना है, 20वां हिस्सा जो होता था, 1/20वां हिस्सा, एक जमीन का, 1 बीघा जमीन का, 1 बीघा जमीन का जो 20वां हिस्सा होता था ना, उसको बिस्वा की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। रेवेन्यू कितना थे? ये 50% था जमीन का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 3। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? देखो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन जो था, कौन सा अधिवेशन था? ये त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि 1938 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन गए थे। अगले साल फिर इलेक्शन हुए, उस समय सुभाष चंद्र बोस और इसके सामने कौन था? वो था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। प्रेसिडेंट की सीट के लिए दोनों के इलेक्शन थे। सुभाष चंद्र बोस जीत गया, पट्टाभी सीतारामैया हार गया। कोई बात नहीं, गड़बड़ कहाँ हो गई कि पट्टाभी सीतारामैया को किसने खड़ा किया था? गांधी ने। किसने सपोर्ट किया था इसको? गांधी ने। गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया उठेगा सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में। सुभाष चंद्र बोस जीत गया, गांधी का मुंह फूल गया, ठीक है। इसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया प्रेसिडेंट पद से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को छोड़ दिया और उसके बाद इसने क्या स्थापना की थी 1939 में? फॉरवर्ड ब्लॉक की। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किसकी स्थापना करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक ने। त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी के इंटरफेरेंस की वजह से इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से छोड़ दिया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 22 जून 1939 में। 22 जून 1939 में। और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? पहली मीटिंग कब हुई थी? वो हुई थी 1940 में नागपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो हुआ था 1939 में, इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1939 में। पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1940 में नागपुर के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद में। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 4। इसमें लिखा है कि किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाए। यानी कि किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि कोई भी कानून है जो संसद ने पास कर दिया, सरकार ने, किसी ने पास कर दिया, लेकिन अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है ना कि फंडामेंटल राइट्स का, तो वो कानून रद्द माना जाएगा, अपने आप ही अमान्य माना जाएगा। किस अनुच्छेद में लिखा है ये? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13 या फिर अनुच्छेद 18 में? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 13 के अंदर, अनुच्छेद 13A के अंदर। ये भी ध्यान रखना, 13A के अंदर है कि जो भी लॉ है संविधान के अंदर, जो भी कानून है वो अपने आप खत्म माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे अगर वो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, आर्टिकल 13A का, कि कोई भी कानून अधिकारों का, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, पानसु मिट्टी में या लोम मिट्टी में? तो ये मिलता है चिकनी मिट्टी के अंदर। चिकनी मिट्टी, ये इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। तो ये जो मतलब मॉइस्चर ज़्यादा रखती है, अपने आप में नमी ज़्यादा रखती है चिकनी मिट्टी, तो तभी तो आपने देखा और स्लिप होते हैं चिकनी मिट्टी में ज़्यादा। तो चिकनी मिट्टी जहाँ से पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 6। इसमें मिलान करना है, एक साइड तो पावर प्रोजेक्ट दे रखे हैं और दूसरी साइड राज्य दे रखा है। भी कौन सा पावर प्रोजेक्ट किस राज्य के अंदर है ये आपको बताना है इसके अंदर। जैसे ये दे रखे हैं जवाहर सागर राजस्थान के अंदर, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, शिव सुंदरम केरल और गांधी सागर मध्य प्रदेश। इसमें से ये आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो जवाहर सागर दे रखा है, जवाहर सागर जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। किस नदी के ऊपर? चंबल नदी के ऊपर। चंबल नदी के ऊपर जवाहर सागर प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर। दूसरा है नागार्जुन सागर, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। और किस नदी के ऊपर है ये? है कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर है।
जवाहर सागर चंबल नदी पर, नागार्जुन कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, और ये भी किसके ऊपर है? चंबल नदी पर। गांधी सागर भी चंबल नदी पर, जवाहर सागर भी चंबल नदी पर। जवाहर सागर राजस्थान के अंदर है, गांधी सागर मध्य प्रदेश के अंदर है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर। गलत क्या दिया गया है इसमें? गलत दिया है ऑप्शन सी वाला, शिव सुंदरम। शिव सुंदरम जो पावर प्रोजेक्ट है ये केरला के अंदर नहीं है, ये है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी के ऊपर। शिव सुंदरम प्रोजेक्ट कर्नाटक के अंदर है, कावेरी नदी के ऊपर है। कब हुआ था ये? 1902 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन सी वाला गलत है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। कर्नाटक के अंदर है, कावेरी नदी के ऊपर। प्रश्न नंबर 7 है कि निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को, मायोपिया को, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेन कॉनकेव या फिर प्लेन मिरर। तो निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस से, कॉनकेव लेंस। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 8। ये मिलान कर रखा है, ये मेटल्स के नाम दे रखे हैं और ये बता रखा है क्या क्या इसमें मिक्स होता है। जैसे जर्मन, ये जर्मन सिल्वर बोलते हैं इसको। जर्मन सिल्वर की खासियत ध्यान रखना, इसका नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसके अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता। पेपर के अंदर कई बार प्रश्न आता है किस सिल्वर के अंदर, किसके अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता, तो होता है जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर प्लस निकल प्लस जिंक। कॉपर, निकल, जिंक, तीन चीज होती है जर्मन सिल्वर के अंदर, और इस ऑप्शन में से क्या दे रखा है? निकल दे रखा है खाली, ठीक है। जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर, निकल और जिंक तीन चीजें होती है जर्मन सिल्वर के अंदर। सोल्डर का वायर जो हम चिपकाते हैं ना घर में, सोल्डरिंग वायर होते हैं जो, वो देखते हो ना आप, गर्म करके चिपकाते जो तार आपस में जोड़ने के लिए। तो इस सोल्डर के अंदर क्या होता है? एक तो होता है लेड और दूसरा होता है टिन। लेड और टिन। तो सोल्डर के अंदर लेड और टिन ये दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर। लेड नहीं दे रखा, टिन दे रखा है। ब्लीचिंग पाउडर ये तो क्लोरीन का हो गया, क्लोरीन का, और हाइपो में सोडियम होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी सारी की सारी। कौन सा किससे मिलकर बना है? जर्मन सिल्वर का ध्यान रखना, कॉपर, निकल और जिंक। सोल्डरिंग वायर किससे बनता है? लेड और टिन से। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? क्लोरीन, और हाइपो में क्या होता है? सोडियम होता है। ये आपको मैच करने हैं। आगे है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती? देखो ये जरूर पढ़ना है, प्रश्न में क्या पूछा है, हाँ पूछा है या नहीं। मुझे नहीं होती, कौन सी बीमारी है जो वायरस से नहीं होती? पोलियो, चेचक, एनीमिया और डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो है ये वायरस से नहीं होता, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ऑप्शन डी ऐसा आंसर है जो वायरस से नहीं होता। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया। आगे क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10। जो वस्कुलर, जो पौधे में पानी ऊपर लेके जाती है, यानी कि पौधे को पानी कहाँ से मिलता है? जड़ से। भाई जड़ से पौधे को पानी मिलता है, ऊपर पत्तियों तक जाता है। तो वो जो संवहनी है, जो पौधे के अंदर जो नलिकाएं जो पानी को खींचती हैं जड़ों से ऊपर तक, तो वो कौन सा एक पार्ट है जो पौधे में पानी खींचता है? फ्लोएम है, पेरेनाकाइमा है, मेरिस्टेमस है या फिर जाइलम है? तो पौधे के अंदर जो पानी का जो काम करने का काम है वो है जाइलम का, जाइलम। फ्लोएम का काम है फल बनाने का, जो पौधे के अंदर फल बनते हैं फ्लोएम के द्वारा बनते हैं। जाइलम का क्या काम आएगा? जल, जाइलम जल, यानी कि पानी किसके द्वारा जाता है? जाइलम के द्वारा। जाइलम टिश्यू के द्वारा पौधे में पानी दिया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 11। किस सरकार ने AMR से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत को स्टार्ट किया है? AMR क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत, AMRITH, अमृत है वो, अमृत नहीं अमृत, अमृत है ये, अमृत, ऑपरेशन अमृत, AMRITH, अमृत। तो ये किसने शुरू करा है? ये करा है केरल ने। केरल सरकार ने ऑपरेशन अमृत शुरू करा है, AMRITH। एक MR का तो मतलब क्या हो गया? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये तो AMR की फुल फॉर्म होगी,
ठीक है, आगे है ITH। ITH का मतलब क्या है? इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ये फुल फॉर्म है अमृत की। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, केरल सरकार ने ये शुरू करा था, ऑपरेशन अमृत। प्रश्न नंबर 12 है कि अहमद अवध बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अहमद अवध बिन मुबारक को जाम्बिया, जिम्बाब्वे, सूडान या फिर यमन? अहमद अवध बिन मुबारक, और यह है यमन के, यमन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 13 है कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर चलाने के लिए हम जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल या CPU? तो वो क्या चीज़ होती है? सॉफ्टवेयर। जो भी डाटा हम चलाते हैं वो कंप्यूटर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? एक प्रिंटर है जो हाई क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा है जो बेस्ट आउटपुट देता है? इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? तो वो प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। हाई स्पीड नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इस प्रश्न का। हाई स्पीड नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी ध्यान रखना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये, लेजर प्रिंटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क यानी कि BD के नाम से जानता है वो लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से क्यों भिन्न है? पहला है कि DVD मानक परिभाषा वीडियो यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्पित करता है, जबकि जो ब्लू रे डिस्क है वो उच्च परिभाषा वीडियो यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियो को सपोर्ट करता है। यानी कि DVD के अंदर HD नहीं चलती, कहने का मतलब यह है, और ब्लू रे डिस्क के अंदर HD चलती है, ये मान के चलो। ये कहना चाह रहा पहली स्टेटमेंट में। दूसरा है कि DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है, ये भी बात सही है। मोटाई 2.4 mm और DVD की 1.2 mm, ये गलत है। इनकी जो मोटाई है ना वो बराबर है दोनों की। कितनी? 1.2 mm मोटाई इनके बराबर है दोनों की। ठीक है, केवल स्टेटमेंट 1 और 2 ये ही सही है इसके अंदर। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, तीसरी गलत है। प्रश्न नंबर 16 है IFSC। आपने बैंक में सुना होगा IFSC कोड होता है तो पूरा IFS कोड होता है, उसी का मतलब कोड ही होता है। तो ये IFSC कोड जो होता है फुल फॉर्म क्या है इसकी? IFS की IFSC इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड ये होता है। कितने अक्षर का होता है? 11 का। जैसे SBI का होगा तो SBIN फिर 0 करके कुछ, पंजाब नेशनल बैंक का PUNB करके, ऐसे ये स्टार्ट होता है, बैंक के नाम से शुरू होता है और उसके बाद 11 टोटल अक्षर होते हैं इसमें, सारे हिंदी और इंग्लिश के मिला के 11 कैरेक्टर का बना होता है ये। ठीक है, IFSC कोड, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। अगला है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है? SEBI कहाँ पर है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो SEBI कहाँ पर है? ये SEBI है बम्बई के अंदर, बम्बई के अंदर। कब SEBI की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को SEBI की स्थापना हुई थी। पहले आपने एक नाम सुना होगा माधवीपुरी पूछ, जो इसकी चेयरमैन होती थी वो अब हटा दी गई है। चेयरपर्सन थी माधवीपुरी पूछ जो हटा दी गई है, उसकी जगह कौन है अब? तुहिन कांता पांडा, तुहिन कांता पांडे। पहले माधवीपुरी पूछ थी, उसकी जगह लगा दिया है तुहिन कांता पांडे, SEBI की चेयरमैन जो तुहिन कांता पांडे। मुंबई के अंदर हेड ऑफिस है। 12 अप्रैल 1988 की SEBI की स्थापना हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है? C राजगोपालाचारी कौन है? ये गवर्नर जनरल बने थे 1947 के बाद। जो पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्या नाम था? C राजगोपालाचारी। इसको क्या नाम था? इनका उपनाम क्या था? राजा जी। C राजगोपालाचारी का उपनाम क्या था? राजा जी था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से हमारी हरियाणा जीके शुरू होती है। अब हम 20-22 प्रश्न हरियाणा जीके के देखेंगे।
क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब 7900 के नाम से, वहाँ पे जाके आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। PDF डाल रखिए काफ़ी अच्छी काम आएगी आपको CET के पेपर के लिए। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्त हैं, फरीदाबाद में 1 पुलिस आयुक्तालय है। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखो 5 ही पुलिस रेंज है और 5 पुलिस कमिश्नरी बना दी गई हरियाणा के अंदर। पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर। पुलिस रेंज कौन सी है? अम्बाड़ा, हिसार, करनाल, रोहतक और साउथ रेंज। साउथ रेंज कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर हेड ऑफिस है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 20 है, राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? राजा हर्षवर्धन कृष्णवर्धन, चंद्रवर्धन, राज्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन? तो वो थे प्रभाकर वर्धन के, यानी कि राजा हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। राजवर्धन था इसके भाई का नाम था। ठीक है, राजा हर्षवर्धन कौन से वंश के शासक थे? ये थे पुष्यभूति वंश के, पुष्यभूति वंश के। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन को हराया किसने था? हर्षवर्धन हारा था किससे? ये हारा था पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। किस युद्ध के अंदर? नर्मदा के युद्ध के अंदर। नर्मदा का युद्ध कब हुआ था? ये 618 के अंदर। हर्षवर्धन था पुष्यभूति वंश का शासक, थानेसर का राजा था। ये कहाँ का था? थानेसर का। ठीक है, और इसको हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने किस युद्ध में? नर्मदा युद्ध में। 618-619 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इसमें पुलकेशिन द्वितीय जीता था, हर्षवर्धन इसमें हार गया था। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। प्रश्न नंबर 21 है कि पांडु पिंडारा कहाँ पर है? तो पांडु पिंडारा कहाँ पर है? ये जींद के अंदर है। पांडु पिंडारा जींद के अंदर है। प्रश्न नंबर 22 है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। यहाँ पर जज कितने हैं? 68, 58, 38 या फिर 55? देखो चीफ जस्टिस तो एक होएगा, और वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस सील नागू। सील नागू जी जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, सील नागू। अब इसने पूछा कि कितने जज हैं, तो देखो इसमें जब जिस टाइम ये प्रश्न पूछा गया था उस टाइम तो 55 थे, लेकिन अब जजों की संख्या बढ़ा दी गई है। चारों ही ऑप्शन गलत दिए हैं। परमानेंट जजों की बात करें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में तो वो कितने हैं? 64 हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में परमानेंट कितने जज हैं? 64। और टोटल कितने जज हैं? टोटल है 85। टोटल जज है 85 और फिलहाल जो परमानेंट है वो है 64। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 23 है, कांच की मस्जिद कहाँ पर है? गुड़गांव, यमुनानगर, रोहतक या फिर सिरसा? तो कांच की मस्जिद कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर। कांच की मस्जिद और रोहतक के अंदर है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है, ये बताना आपको दोनों में से। पहला कथन दिया है हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। ओके। दूसरा है कि वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। देखो हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है, पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया है। 2010 में इसको दर्जा दिया गया है पंजाबी को। पहली कौन सी हमारी? हिंदी है और दूसरी कौन सी है? पंजाबी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये तो दोनों बात सही होगी भाई, 2010 में इसको दर्जा दिया गया था, लेकिन एक गड़बड़ हुई थी 1969 के अंदर। एक बात, 1969 में सीएम कौन थे? बंसीलाल। तो सीएम बंसीलाल जी ने क्या करा कि तमिल को हरियाणा की राजभाषा बना दिया सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर कौन सी थी? हिंदी, और सेकंड नंबर किसको बना दिया? तमिल को बना दिया। क्योंकि 1966 में पंजाब से अलग हुआ था, तो इन्होंने पंजाबी लैंग्वेज ना बनाकर हटाने के लिए इन्होंने तमिल को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा बना दी थी। पहली तो हिंदी थी, दूसरी बनाई थी तमिल को, लेकिन 2010 में तमिल की जगह पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजभाषा बनाया गया, राजकीय भाषा। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न नंबर 25, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था? ये पानीपत के अंदर। एक बार पेपर में प्रश्न पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जब हुआ पानीपत में, तो स्टेज पर कौन सी हीरोइन थी पीएम मोदी के साथ? तो वो थी माधुरी दीक्षित।
माधुरी दीक्षित थी वहाँ पर पीएम मोदी के साथ। ठीक है, तो प्रोग्राम हुआ कब था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? ये हुआ था 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रश्न नंबर 26 है कि दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? मतलब ये दिल्ली है मान लो, ठीक है, तो दिल्ली के 3 तरफ से हरियाणा है। दिल्ली के 3 साइड से तो हरियाणा है, एक साइड से नहीं है। इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थर्न दिल्ली है और ये साउदर्न दिल्ली है। तो दिल्ली की इन तीनों दिशाओं की तरफ हरियाणा है, लेकिन पूर्व की साइड यूपी है। दिल्ली का जो पूर्वी हिस्सा है उधर उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, बाकी तीनों दिशाओं में कौन है? हरियाणा। तो हरियाणा दिल्ली को किस साइड से नहीं घेर रखा? सिर्फ पूर्व की साइड से। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? देश की 100% भूमि मान लो इंडिया की, तो हरियाणा कितने % पर है? तो इसमें कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए 1.34%। ऑल ओवर इंडिया का अगर 100% तो हरियाणा कितने पर है? सिर्फ 1% पर, 1.34% पर। प्रश्न नंबर 28 है हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब सूबेदार था? जब क्रांति हुई तो मेरठ का नायब कोतवाल है। नायब कोतवाल कौन था? अब्दुल समद खान, राव कृष्ण गोपाल, विक्रम सिंह या रामेश्वर दयाल? तो जो मेरठ का नायब कोतवाल था वो था राव कृष्ण गोपाल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, राव कृष्ण गोपाल। प्रश्न नंबर 29 है यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं, तो इसमें निचले वाले हिस्सों को क्या कहते हैं? देखो यमुना नदी जाती है ना, जैसे यमुना नदी गई तो एक ऊपरी मैदान और निचली मैदान 2 बनाते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? बांगर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, तो इसे पूछा निचले वाले हिस्से को क्या कहते हैं? खादर। ऊपर वाला हिस्सा पूछता तो उसको बांगर कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 कैप्टन, ये देखो पुराना प्रश्न है, उस समय पेपर में पूछा गया था। आपको ध्यान रखना है मंत्रिमंडल, ये जो नया मंत्रिमंडल बन रहा है नायब सैनिक सरकार का, सभी मंत्रिमंडल का ध्यान रखना किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है और कहाँ से वो जीतकर एमएलए बना है। जो भी मंत्री है वो कहाँ से जीत के आया, किस सीट से जीत के आया, कौन सा विभाग उसके पास है। जैसे अब की बार होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट सीएम के पास है, नहीं तो होम मिनिस्टर अलग बनता है। ठीक है, पिछली बार तो फाइनेंस मिनिस्टर भी सेम ही था और सीएम भी, लेकिन अब की बार तो तीनों डिपार्टमेंट मतलब सीएम वही, होम मिनिस्टर और वही फाइनेंस मिनिस्टर, सीएम एचएम एफएम सब एक ही इंसान अब की बार। प्रश्न नंबर 31 है बेटी, ये बेटा नहीं आएगा बेटी आएगा। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम एक स्कीम चलाई थी, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम एक योजना चलाई थी। सरकार ने क्या योजना थी ये? निबंध प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, ध्वजारोहण, इनमें से कोई नहीं। तो ये था ध्वजारोहण से। इसमें क्या होता था कि जो सरकारी स्कूल में जहाँ भी प्रोग्राम होता था 15 अगस्त का या 26 जनवरी का, तो उसमें जो गांव की जो सबसे पढ़ी लिखी बेटी थी वो जाके ध्वजारोहण करती थी। ठीक है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, ध्वजारोहण से संबंधित है ये योजना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ हुआ था? सुषमा स्वराज जी, और इनका जन्म हुआ था अम्बाड़ा के अंदर। पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी सुषमा स्वराज जी। ठीक है, सॉरी, इससे पहले तो इंदिरा गांधी खुद भी रह चुकी है, इंदिरा गांधी भी रह चुकी है भाई एक बार विदेश मंत्री। सुषमा स्वराज महिला थी, विदेश मंत्री बनी थी, अम्बाड़ा से रहने वाली है, और अम्बाड़ा बस स्टैंड का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अम्बाड़ा में जो बस स्टैंड है उसका नाम भी रखा गया श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पर। आगे है प्रश्न नंबर 33, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, और ये जो शायद 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर था या फिर 2019 का जो कल रखा उसमें पूछा गया था कि हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने राज्य से लगती है, 6 से, 7 से, 5 से, फिर 4 से। तो हरियाणा राज्य की सीमाएं लगती है 5 से। कितने से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। ये ध्यान रखना। इस प्रश्न में एक बार ऑब्जेक्शन भी था, और ऑब्जेक्शन था उत्तराखंड वाले हिस्से से, उत्तराखंड के साथ बाउंड्री लगती है या नहीं लगती हरियाणा की, तो ये आपको ध्यान रखना। देखो हिमाचल प्रदेश से राजस्थान, पंजाब, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड,
प्रश्न नंबर 34 है, हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मशरूम सबसे ज़्यादा कहाँ होती है हरियाणा के अंदर, ये आपको बताना है। सोनीपत, सिरसा, हिसार या फिर पंचकुला। मशरूम कहाँ पर होती है? तो मशरूम सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर पूछा, तो हरियाणा में कहाँ पर होती है मशरूम? ये होती है सोनीपत के अंदर। सोनीपत ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये 4 जगह दे रखी है अलग अलग, और अलग अलग शहर के नाम, डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं। कौन सी जगह कहाँ पर है ये बता रखा है। 3 इसमें सही जोड़ रखी है और एक गलत बता रखी है। तो हमें ये बताना है इसमें से गलत कौन सा है। जैसे कमलनाथ तीर्थ है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। कमलानाथ तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बिल्कुल सही दिया है। अगला है बीरबल का छत्ता। बीरबल का छत्ता या फिर इसको राय मुकुंद दास का भी छत्ता बोलते हैं। राय मुकुंद दास का छत्ता ये कहाँ पर है? नारनौल। नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। नारनौल बिल्कुल सही दिया है इसका। कला अम्ब कहाँ है? ये कला अम्ब है, ये भी पानीपत के अंदर है। ऑप्शन सी भी बिल्कुल इसका सही दिया गया। काला अम्ब कहाँ है? ये पानीपत के अंदर है। कमलनाथ तीर्थ है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। बीरबल का छत्ता ये नारनौल के अंदर है। लेकिन ऑप्शन डी जो दिया है इनमें से वो है चोर गुंबद का। चोर गुंबद जो है वो जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है। चोर गुंबद पूछे कहाँ पर है, तो ये भी नारनौल के अंदर है। बीरबल का छत्ता और चोर गुंबद दोनों की दोनों जगह नारनौल के अंदर है। तो इसने यही था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी वाला गलत जो दे रखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चोर गुंबद। चोर गुंबद कहाँ पर है? नारनौल। अगर नारनौल ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको उत्तर लगाना का महेंद्रगढ़, क्योंकि नारनौल किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आगे है प्रश्न नंबर 36, हरियाणा में अधिकतम क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? सबसे ज़्यादा हरियाणा में कौन सी फसल बोई जाती है? मक्का, गेहूं, धान और सूरजमुखी। देखो वैसे तो हरियाणा में कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं और सरसों। सबसे अधिक पैदावार होती है इनकी क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन इसने ये पूछा है मैक्सिमम एरिया में। तो मैक्सिमम एरिया में हरियाणा में क्या बोया जाता है? तो मैक्सिमम एरिया में हरियाणा में, मैक्सिमम एरिया के हिसाब से बात करी जाए तो हरियाणा में बोई जाती है धान। क्या बोई जाती है? धान। वैसे टोटल होता कौन सा ज़्यादा है? गेहूं और सरसों। कहाँ कहाँ होती है ये? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ठीक है, इस साइड गेहूं और सरसों सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है प्रश्न नंबर 37 नंबर, किस वर्ष में हरियाणा का सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया गया था? यानी कि प्रमोट किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर। देखो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आएगा ही आएगा। एक तो सूरजकुंड का मेला, एक ये मंत्रिमंडल हो गया, जो नया मंत्रिमंडल बना वो, सूरजकुंड का मेला, पानीपत की लड़ाई, तीनों, 2 लड़ाई तराइन की थी, 1 लड़ाई करनाल की थी, 6 तो ये लड़ाई याद करनी है, सारा मंत्री परिषद याद करना, किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है और कहाँ से वो जीत के एमएलए बना है, ठीक है। इसके अलावा एक सूरजकुंड का मेला कि भाई कौन कब हुआ था और पार्टनर, थीम कंट्री, थीम स्टेट कौन कौन से थे। इसके अलावा और ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। एक आधा टॉपिक और होगा, ठीक है, एक कुरुक्षेत्र का, हाँ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर जो भी धार्मिक स्थल है उनके नाम याद रखने, कौन सा कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि किस वर्ष जो सूरजकुंड मेला था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोमोट किया गया था, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर होने लग गया था। 2016, 17, 15, 13, तो 2013 से जो सूरजकुंड मेला था ये इंटरनेशनल लेवल पर होने लग गया था। इंटरनेशनल लेवल पर ये हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल मेला है, ये हैंडीक्राफ्ट। प्रश्न नंबर 38 है कि हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी है? भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पर है? गोहाना के पास एक गांव है खानपुर कला। खानपुर कला गांव है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? सोनीपत के अंदर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? देखो हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1956 के अंदर, 1956 के अंदर हुई थी। प्रश्न नंबर 40 हरियाणा जीके का आखिरी प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला पार्कों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? पार्कों का शहर किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, मेवात, यमुनानगर या सोनीपत? तो वो कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, सिटी ऑफ पार्क, और ये कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा।
इसके साथ ही हमारे 40% पूरे हो गए, हरियाणा जीके हमारी पूरी हो गई। अब हमारे प्रश्न बचे हैं 60। 15 जीके के 15 इंग्लिश आएंगे, 15 हिंदी के, 15 मैथ के, 15 रीजनिंग के। तो क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है और आपको वन वर्ड बताना है। एज ए सर्जन आई विश आई कैन बी ए लवर ऑफ मैनकाइंड, ये बताना है आपको। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से प्रेम करे उसको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, प्लेगियरिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट या मिज़ोगाइनिस्ट? देखो मिज़ोगाइनिस्ट तो क्या होता है? जो स्त्रियों से ही नफरत करे, महिलाओं से नफरत करने वाला, ठीक है, स्त्रियों से घृणा करने वाला, उसको बोलते हैं मिज़ोगाइनिस्ट। मिज़ोगैमिस्ट होता है जो शादी से ही नफरत करे, जिसको शादी पसंद ना हो। मिज़ैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? मानवता से नफरत करने वाला, मानवता दृष्टि। और ये है प्लेगियरिस्ट, ये होता है साहित्य चोरी करने वाला। तो इसने पूछा लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करे, वो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी बोलते हैं जिसको। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। 42 में भी दिया है, वन वर्ड बताना है। ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस। ग्रेट सोरो यानी कि शोक, गहरा शोक, उसको क्या बोलते? वो बोलते हैं वो को, वो को बोलते हैं ग्रेट शोक, ठीक है। ग्रेट सोरो यानी कि गहरा शोक, विलाप। राइगर दिया है जो RIGOUR, ये होता सख्ताई से, कड़ाई, कड़ाई या फिर सख्ताई से, सख्ती लगाते हैं ना वो। एक दिया है एस्पेरिटी, एक्सपेरिटी का मतलब क्या होता है? तीखापन, तीखापन। क्रोश, क्रोश मतलब पार करना, पार करना। सारे वर्ड मीनिंग ध्यान रखना, कोई भी वर्ड आपसे पेपर में पूछा जा सकता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 43 है और इसमें ईडियम पूछा है, ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मतलब क्या है? कि कोई भी काम है उसकी शुरुआत करना, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करना। तो यह है टू स्टार्ट ए मूवमेंट, टू स्टार्ट ए मूवमेंट। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, पहल करना किसी चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 44 है और इसमें फिल इन द ब्लैंक आपको करना है और ये ईडियम के बेसिस पर करना है। ईडियम का बेसिस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए उसमें क्या कहना चाह रहा है वो। द गवर्नमेंट इज कीन टू एंड द डिसएग्रीमेंट, गवर्नमेंट जो है डिसएग्रीमेंट को खत्म करना चाह रही है। एंड ऑफर पीस, और शांति स्थापित करना चाह रही है। आफ्टर द डेथ ऑफ सेवरल इनोसेंट पीपल, भाई जो सेवरल इनोसेंट पीपल मर गए थे उसके बाद सरकार क्या जा रही है? शांति स्थापित करना चाह रही है। हैंस दे डिसाइडेड टू ब्लैंक टू द टेररिस्ट, इसलिए उन्होंने आतंकवादियों को क्या करने का निर्णय लिया है? आतंकवाद को क्या करने का, इसके लिए मतलब है कि जो अभी हाल ही में जो मान के चलो जो पहलगांव में होता उसके हिसाब से मान लो विदेश में सब भड़क गए थे कि आतंकवाद को खत्म करो, तो सरकार ने डिसीजन लिया कि आतंकवाद को खत्म किया जाएगा, ठीक है। विवाद को समाप्त करने का कदम बढ़ाना आगे। दे डिसाइडेड टू ब्लैंक टू द टेररिस्ट्स, तो ये आएगा हैव ए बस विद हिट द नेल ऑन द टेल, ये भी गलत है। हिट द जैकपॉट, होल्ड आउट ऑन, ये आएगा होल्ड आउट एन ओलाइव ब्रांच। होल्ड आउट एन ओलाइव ब्रांच का मतलब क्या होता है? विवाद को समाप्त करने का कदम बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें बताना रॉन्ग स्पेलिंग किसकी है? रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है? एश्योरेंस, एश्योर, एश्योरेबल, एश्योरेडली। तो एश्योरेंस की स्पेलिंग जो है वो गलत दी गई है इसके अंदर। एश्योरेंस की स्पेलिंग जो है वो गलत दी गई है, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग क्या आएगी एश्योरेंस की? यहाँ पर ई की जगह आएगा ASSURANCE, एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? आश्वासन। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें भी रॉन्ग स्पेलिंग बतानी कौन सी है? एग्रेसिव, एगिटेशन, एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट। तो इसमें भी एग्रेसिव की स्पेलिंग जो है वो गलत दी गई है। AGGRESSIVE होता है, ए की जगह क्या आएगा? ई आएगा, एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब आक्रामक। क्वेश्चन नंबर 47 है और इसमें एंटोनियम बताना है और वर्ड दिया है शैलो। शैलो का मतलब क्या होता है? शैलो का मतलब होता है उथला हुआ, छिलछला, ठीक है। जैसे पानी बाल्टी की भर जाए उसके बाद जो पानी बिखरने लेता है, शैलो। तो इसका अगर विलोम पूछे तो इसका वो होता है डीप, गहरा, गहरा एकदम गहराई से। और शैलो मतलब ऊपर का, उथला हुआ वो। एक्सटर्नल तो होता है भारी, प्राइमरी होता है प्राथमिक, सुपरफिशियल होता है बाहरी सतह, ऊपरी सतह। 48 है, इसमें एक फिल इन द ब्लैंक भरना है।
द ईयर 2018 रिमाइंडेड एज द बेस्ट ईयर ऑफ ब्लैंक एंड सेलिब्रेशन फॉर हिम। क्या आएगा इसके अंदर? तो बेस्ट ईयर ऑफ किसका? सिंबल्स का। बेस्ट ईयर ऑफ सिंबल्स, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतीकों का चिन्ह के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ब्लैंक इंफॉर्मेशन ऑन बुक्स, ग्रोसरी, मेडिसिन एक्सेट्रा सो दैट वी कैन गेट द लेटेस्ट प्रोडक्ट। ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जो प्रोडक्ट है हम उसके बारे में क्या मिलती है प्रॉपर? इंस्टेंट, ओल्ड, प्रीवियस और टाइम डाउन। कौन सी कैसी इन्फॉर्मेशन देता है ये हमें देता है इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन। तुरंत जिस भी प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें ऑनलाइन शॉपिंग पर जब की जब मिल जाती है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 है और इसमें आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर। किस पार्ट के अंदर एरर है? द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ बुक्स। नई टेक्नोलॉजी जो बुक का प्राइस था उसको डाउन कर दिया है। देखो यहाँ पर क्या है? हैज, हैज, हैव, हैड, इसके साथ हमेशा क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ब्रिंग की जगह क्या आएगा? ब्रोट। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? ब्रोट। तो ब्रोट डाउन आएगा ये। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ब्रिंग डाउन जो दे रखा ऑप्शन बी में, इसमें एरर है, इसकी जगह क्या आएगा? ब्रोट डाउन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें भी है ग्रामेटिकल एरर। और इसमें क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफिकेशन और कैंसल लॉज इन द कंट्री। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफिकेशन और कैंसिल। तो देखो मॉडिफिकेशन दिया है और कैंसिल दिया है, और से पहले जो वर्ड है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सेम आगे और पीछे होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन नहीं आएगा यहाँ पर। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सिंगुलर बेयर इन्फिनिटिव आएगा, तो वो आएगा मॉडिफाई। टू मॉडिफाई और कैंसिल, मॉडिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, हमें वर्ब की फॉर्म में प्रयोग करना मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो ये दिया है ऑप्शन सी के अंदर, मॉडिफिकेशन की जगह क्या आएगा? मॉडिफाई। क्वेश्चन नंबर 52 है और इस सब्स्टिट्यूट का है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, और ये है गिवन द नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन गिव अस ए ग्लिम्स ऑफ टू द वर्ल्ड ऑफ वुमेन। यहाँ पर क्या आएगा? गिव अस की जगह क्या आएगा? द नॉवल ऑफ जेन ऑस्टन। जो नॉवेल्स, देखो द नॉवेल्स प्लूरल है तो एस या एस तो आने से रहा। ठीक है, गिव है बिल्कुल सही है। गिव अस ए ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वुमेन। देखो द नॉवेल्स है, ये प्लूरल है तो यहाँ पर एस या एस तो आएगा नहीं, गिव सही है और एस भी सही है। गिव एस ए ग्लिम्स ये दिया है ऑलरेडी, गिव्स नहीं आएगा, इसमें गैव है, इसमें गिवन है, यानी कि कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। 53 है और इसमें भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है ये, और ये है बिकमिंग मोर प्रोस्पेरस। इसमें बताना है द 18th century saw the middle classes becoming मोस्ट प्रोस्पेरियस। देखो बिकमिंग मोस्ट है तो मोस्ट से पहले तो दा देना था, इसने दा भी नहीं दे रखा। मोस्ट से पहले तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, अब दा नहीं आएगा तो फिर अब क्या आएगा? मोस्ट की जगह क्या आएगा? देखो द 18th century saw the middle classes becoming मोस्ट प्रोफेरियस नहीं होता प्रोसेरियस, वो होता मोर प्रोसेरियस, मतलब पहले से ज़्यादा धनी बनते हुए देखा था उसने, वो सिचुएशन प्रोग्रेस में थी आगे। ठीक है, बिकमिंग मोस्ट के स्थान पर आएगा बिकम मोर। ऑप्शन सी, बिकम मोर। पास्ट की बात हो रही है, बिकमिंग नहीं है, आ ही नहीं सकता, ये तो पहली बात है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 54 है, ये क्लोज टेस्ट है और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है नंबर 2 वाले में। ये देखना कौन से में पूछा है, यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा एग्नी, ऑप्शन ए वाला। आगे है 55 में भी आपको खुद से कर लेना, इसका आंसर बताता हूँ। 55 में आएगा ऑप्शन सी, पावर आएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक 1 में। तो ये हमारे 55 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश पूरी। अब 15 प्रश्न आएंगे हिंदी के, प्रश्न नंबर 56 से लेकर 70 तक। अब हम 15 प्रश्न करेंगे हिंदी के। पहला प्रश्न है, सही संधि विच्छेद बताएं। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? ये विद्यार्थी का संधि विच्छेद कर रखा है, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, और ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सी संधि है ये? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है,
विद्या प्लस में अर्थी विद्यार्थी, द्विगु संधि है ये। 57 है बैलगाड़ी में समास बताओ। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में देखो द्वंद्व समास तो कहाँ आएगा, जिसमें ऐसे बीच में डैश आ जाए, ठीक है। द्विगु समास जिसमें गिनती आए 1 2 3 4। अव्यय भाव जिसमें प्रथम पद अव्यय अविकारी हो, तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा? तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी में क्या आएगा? तत्पुरुष समास आएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास राजकुमार हो गया जैसे इसका एग्जाम्पल, और शोकग्रस्त, बैलगाड़ी, ये सारे। द्वंद्व समास का एग्जाम्पल जैसे नदी नाले, हम ऐसे लिखते हैं नदी डैश नाले। गुण दोष, गुण और फिर में छोटा सा दो डैश और फिर दोष, ऐसे ये होता है द्वंद्व समास। द्विगु समास जैसे चौराहा, त्रिलोक, सप्त सिंधु, ये सारे। अव्ययभावी समास के उदाहरण क्या क्या? अव्ययभावी के जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, ये सारे अव्ययभावी समास के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 58 दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्य का सही भेद बताइए। वाक्य दिया है, कौन सा वाक्य ये आपको बताना है। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। देखो कौन सा वाक्य है जो वाक्य इसलिए इन शब्दों से जुड़ा है? कौन सा वाक्य हो गया? ये संयुक्त वाक्य, ठीक है। दो वाक्य अलग अलग हैं आपस में, विधानवाचक भी नहीं है, सरल वाक्य भी नहीं है ये, ठीक है। इसमें कौन सा वाक्य आएगा? ये आएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में जुड़ता किससे है? और, एवं, तथा, या, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, इन सभी शब्दों से संयुक्त वाक्य जुड़ते हैं, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 59, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वत रूप व कर्म से आवर्ती हो, कौन सा अनुप्रास प्रयुक्त होता है? देखो एक ही व्यंजन की बार बार आवर्ती होती है वो तो होता है अनुप्रास अलंकार, लेकिन अनुप्रास का भी इसमें भेद पूछा है, ठीक है। जहां एक व्यंजन एक बार स्वरूप, स्वरूपत और कर्म से आवर्ती हो, तो वो कौन सा होता है? वो होता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे रिजी रिजी, रहसी रहसी, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, छेकानुप्रास। प्रश्न नंबर 60 है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपरोक्त मुहावरा कौन सा है? भाई किस मुहावरे का अर्थ है अदृश्य शत्रु? मिट्टी छुरी, पेट में दाढ़ी, मुंह में राम, बगल में छुरी और आस्तीन का सांप, तो वो होता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है? मित्र बनकर धोखा देना, जो हम पढ़ते हैं विश्वासघाती। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, अदृश्य शत्रु। प्रश्न नंबर 61 है कि कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? देखो ह्रस्व स्वर भी होता है, प्लुत स्वर भी होता है, संयुक्त स्वर भी होता है, लेकिन द्वित्व स्वर नहीं होता। द्वित्व कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर, ये सब कुछ होता है, द्वित्व कुछ भी नहीं होता। ऑप्शन डी आ जाएगा, इनमें से स्वर का भेद नहीं है ये। प्रश्न नंबर 62 है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है? शुद्ध वर्त नहीं होता, उन्नयन लिखा हुआ है, उन्नयन। आपने गणित में पढ़ा हुआ ना कि उन्नयन कोण, अवनयन कोण जो निकालते हैं, तो उन्नयन में एक नया आधा एक पूरा, उन्नयन, ऐसे। ऑप्शन बी उन्नयन ऐसे लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 63, फिसलन क्या है? विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक है या फिर क्रिया विशेषण है? फिसलन शब्द क्या है? यह है भाववचन, भाववाचन संज्ञा, ठीक है। जैसे मिठास, क्रोध, ये सारे भाववाचक हैं। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्द बताए। नींद, सफाई, रोग और कौन, तो अलग ही दिखाई दे रहा, क्या है इसमें से सर्वनाम? कौन। कौन सा सर्वनाम है पूछे तो कौन सा भाग है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का भी भाग पूछे तो कौन सा है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जैसे कौन, क्या, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्न नंबर 65 दिया है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। इसमें सुहावना शब्द किसका परिचय देता है? मौसम आज सुहावना सा है, ये किसका परिचायक है? विशेष्य, क्रिया विशेषण, विशेषण या संज्ञा? देखो ये मौसम की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, मौसम की विशेषता बताई जा रही, कैसा है मौसम? सुहावना है, तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। मौसम की विशेषता बता रहा है कि मौसम कैसा है? सुहावना है, तो सुहावना शब्द क्या हो गया? एक विशेषण के रूप में। प्रश्न नंबर 66 दिया है, संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। देखो 3 तो क्रिया विशेषण है, एक नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रतिपल, सांझ सवेरे, कुछ न कुछ और वहाँ पर,
संयुक्त क्रिया विशेषण, देखो सांझ सवेरे ये भी है, प्रतिपल, कुछ ना कुछ, ये सारे संयुक्त क्रिया विशेषण हैं। लेकिन वहाँ पर ये अलग अलग दो शब्द दिए हैं, ठीक है, ये संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मजा, कजा, सजा या फिर रजा। तो इसमें से हम मजा जो शब्द है वो पुल्लिंग है। मजा शब्द है वो पुल्लिंग है, मजा आया, उसको सजा मिली, ये रजा हुई, कजा की, ठीक है, तो मजा शब्द वो पुल्लिंग है। अगर आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग का नहीं समझ में आए किसी शब्द का तो उसको वाक्य बना के देख लो भाई, हम जो बोलते हैं वो किस हिसाब से बोलते हैं, बाकी ऑप्शन से बना के देख लो अगर वो शब्द नहीं सुन रखा तो। सवाल नंबर 68 है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है। देखो अलग होने का भाव है, अलग होने का भाव किस कारक में होता है, अपादान में, अपादान कारक के अंदर अलग होने का भाव है, ऑप्शन सी। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा संप्रदाय के लिए अपादान से, अपादान का चिन्ह भी क्या है, से, किस स्थिति में, अलग होने की स्थिति में, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो अपादान कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, इक्षु का तद्भव रूप बताओ। इक्षु का तद्भव रूप, तो इक्षु का तद्भव रूप होता इख, गन्ना भी नहीं होगा, ये इख भी नहीं होएगा, वो होता ईख, ई इख जो हम पढ़ते हैं, जो दे रखा आगे दिया होगा ये ऑप्शन सी में। इक्षु का तद्भव रूप क्या होगा, ईख, ई इख उ उल्लू उ उन, वो वाला। प्रश्न नंबर 70 है, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। भाई कोई भी चीज़ है उसके आगे कौन सा उपसर्ग लगा दीजिए वो चीज़ छोटी बन जाए। जैसे प्रधानमंत्री, आगे क्या लगाए, उप प्रधानमंत्री, छोटा बन गया। कप्तान, उप कप्तान, तो क्या आएगा, ऑप्शन डी, उपसर्ग हम लगाते हैं, ठीक है। तो 70% हमारे हो चुके, हिंदी हमारी पूरी हो गई। अब हम करेंगे 15% और गणित के, 15 गणित के, 15 रीजनिंग के। सवाल नंबर 71 है, गणित का पहला सवाल है, 52 - 18 - 20 का मान। देखो इस सवाल में क्या है, ये जो दो निशान डंडी दे रखी है ना, ये है मोड बोलते हैं इसको, मोड। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर अगर कोई संख्या माइनस में तो बाहर हमेशा वो प्लस में ली जाएगी, चाहे माइनस का 1 लाख और उसके आगे ऐसे मोड लगा हुआ तो बाहर आके प्लस का 1 लाख आएगा, ठीक है। तो जैसे 18 में से 20 गया तो माइनस का 2 है, लेकिन यहाँ पे अगर मोड लगाओ तो बाहर प्लस का 2 लिखा जाएगा। अब इसके बाहर ऑलरेडी माइनस का निशान है, तो अब ये माइनस का 2 हो जाएगा, 52 - 2 करेंगे तो 50, ठीक है। 18 - 20 दिया गया है, ठीक है, 18 में से 20 गया तो -2 बचेगा, लेकिन इसके आगे ऐसे मोड लगा हुआ तो इसका मतलब है कि प्लस का 2 है अंदर, तो 52 - 2, ऐसे नहीं करना कि 52 माइनस और -2 बाहर आए तो जोड़ दोगे 54 लिख दो, गलत है ये 52 और अंदर प्लस का 2 बनेगा, ये अब ये मोड से बाहर आए, लेकिन बाहर माइनस का निशान है, तो 52 - 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसमें चारों के चारों ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं, क्या उत्तर आएगा इसका, 50 उत्तर आएगा, 50। सवाल नंबर 72 दिया है कि 100 से 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। 100 से 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, 10 दाएँ 100, 100 तो नहीं लेना, और 200 के बीच में तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196। 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं आती हैं 100 से लेकर 200 के बीच में। 100 नहीं लेना, 100 से 200 के बीच में बोलिए, ठीक है, इनके बीच की बात हो रही, 100 नहीं लेना, ध्यान रखना, ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। 73 नंबर सोल्व करना है, 4/28, भाग का निशान है तो गुणा का संख्या उल्टी हो जाएगी, फिर भाग का निशान है, फिर गुणा का लगाओ संख्या, फिर उल्टी हो जाएगी, ऐसे 4 5 20, 5 7 35, 7 आ गया, और ये काट दो 7 चौक 28, 28 से काटोगे तो ये 28 चौका 112, 28 चौका 112, एक से यानी कि एक उत्तर आ जाएगा, सारा कट गया, एक उत्तर आएगा इसका 73 नंबर का। 74 नंबर दे रखा है 73 × 73 यानी कि 73 का स्क्वायर है ये, 42 × 42 जमा 42 का स्क्वायर है, -2, देखो ये फार्मूला बन गया 2ab, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर -2ab, मतलब a - b का होल स्क्वायर, ये बनेगा। a है 73, b है 42, तो 73 में से 42 घटा दो पहले, तो कितना बच गया 31, 31 का स्क्वायर करने कितना आएगा 961, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 961।
सवाल नंबर 75 दिया है 3 घड़ियाँ क्रमशः 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब कितने घंटे बाद बजेंगी। छोटा सा ट्रिक है इसके अंदर, छोटी सी चीज़ एक गलत दे रखी है इसमें। देखो 1 घंटे में बज गई, दूसरी 2 घंटे बाद, तीसरी 3 घंटे में, अब कब बजेंगी एक साथ, तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये तीनों कब बजेंगी एक साथ, 6 घंटे बाद बजेंगी, 6 घंटे बाद बजेगी। लेकिन एक छोटी सी चीज़ इसने लिख रखी है, ऑप्शन बी उत्तर नहीं आएगा। इसने एक लाइन लिख रखी है यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बची थी, 3 घंटे पहले बजी थी तो अब दोबारा कब बजेगी, तो मतलब 3 घंटे पहले तो बज चुकी भाई, अब घंटी बजी थी तो ये 6 घंटे बाद दोबारा बजनी थी। लेकिन इसने कहा कि 3 घंटे पहले बजी थी ये, तो अब आगे कितना टाइम और बच गया, 3 घंटा ही तो बच गया। टोटल 6 घंटे में दोबारा बजेंगी, हर 6 घंटे बाद दोबारा बजेंगी। इसने कहा कि भाई पहले 3 घंटे हो लियो ना बजी हुई को, अब अगली घड़ी बजने में कितनी टाइम लगेगा अगली बार, तो 3 घंटे लगेंगे। टोटल 6 घंटे लगने थे ना, तो 3 घंटे पहले तो बज चुकी, अब 3 घंटे और बाकी हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इसने लिख रखा कि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, अब दोबारा कितनी देर बाद बजेगी, तो अब 3 घंटे बाद बजेगी दोबारा से। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 76 दिया है एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% कम होता है। देखो इस सवाल करने के 2 तरीके हैं। पहला तो हम वही है भाई, पहले आदमी की इनकम 100 मान ली, उसके बाद बढ़ के कितनी होगी 121। अब इसका 11% वापस से कम कर दो भाई, 121 का 11% निकालो तो लास्ट में जो बचेगा वो 100 के हिसाब से बता देना। वो लास्ट में बचेगा शायद 98.79 आएगा, 121 का 11% घटाएंगे तो इसमें से, ठीक है। तो कितना परसेंट कम होगी, 1.21%। एक तो ये बचेगा। दूसरा तरीका क्या है, एक x है और एक y है, तो फार्मूला सीधा क्या है, x + y + xy बाई 100। बढ़ रही है तो प्लस में रखना, घट रही है तो माइनस में। x का मान बढ़ रहा है 11, y घट रही है तो -11, प्लस x का मान 11, y का मान -11 बटे में 100। 11 से 11 कट जाएगा, ये 11 और -11 ही गुणा करें कितना आएगा, -121 बटे में 100, यानी कि -1.21। माइनस का मतलब क्या होगा, घट रही है। ओवरऑल इसकी इनकम क्या होगी, घटेगी। कितने घटेगी, 1.21। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा, -1.21%। ये उत्तर आ जाएगा इसका। सिंपल सा, x + y + xy बाई 100। लगातार 2 बार देते हैं, 2 छूट दे दी भाई, ओवरऑल छूट बताओ, तो वही फार्मूला सेम, x + y + xy बाई 100। सवाल नंबर 77 दिया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% बढ़ाई और -10% का बदलाव किया गया, तो आयत का क्षेत्रफल कितना बदलेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, 2 तरीके हैं, एक तो लंबाई 100 मान लो तो कितनी होगी, लंबाई बढ़ गई 115, चौड़ाई 100 मान लो तो 10% घट के चौड़ाई कितनी होगी, 90। पहले क्षेत्रफल कितना होता है, 100 × 100 करके 1,10,000। अब क्षेत्रफल कितना आएगा, 115 × 90 करेंगे तो 9 × 5 = 45 और 11 × 9 = 99 और 4 103। ठीक है, ये आएगा। इसमें से घटा दो 10,350 में से, वैसे कर लो। ठीक है, 350 बटे 10,000, 3.5% उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका वही है जो हमने ऊपर करा है, x + y + xy बाई 100। x का मान प्लस का 15, y का मान माइनस का 10, प्लस x का मान 15 गुणा y का मान -10 से गुणा बटे में 100। ये -10 से गुणा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का निशान। 1 0 से 1 0 कट गई, 15 बटे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। -10 - 1.5 करेंगे तो -11.5 और 15 में से घटा दो तो कितना बचेगा, 3.5 प्लस का। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा इसका। आगे है सवाल नंबर 78 और इसमें दिया है 840 रुपये में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताएं। देखो इसमें 5 गेंदों के बराबर नुकसान दे रखा है, यानी कि हानि दे रखी है, और हानि हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि होती है, लॉस होता है। बेची कितनी है, 17 गेंदें, हानि हुई है ना, तो मतलब 17 गेंदों का कॉस्ट प्राइस माइनस 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस बराबर 5 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये बात इसमें कही गई है, 17 का कॉस्ट प्राइस माइनस 17 का सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने 17 बॉल बेची है, लेकिन उसको हानि हुई है तो इसलिए कॉस्ट प्राइस आगे आएगा, सेलिंग प्राइस पीछे आएगा। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस एक साइड ले आओ, सेलिंग प्राइस एक साइड, तो 17 कॉस्ट प्राइस ये 5 का है ना, इधर आ जाएगा 17 का कॉस्ट प्राइस माइनस 5 का कॉस्ट प्राइस बराबर
ये माइनस का 17 का सेलिंग प्राइस इधर आके प्लस का हो जाएगा 17 का सेलिंग प्राइस। 17 में से 5 गए तो 12। देखो अब क्या आएगा इधर, 17 में से 5 गए तो 12 कॉस्ट प्राइस बराबर 17 का सेलिंग प्राइस, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि 17 का सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी दिया गया है। 17 गेंद कितने में बेची है, 840 में, तो 12 का कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर आ जाएगा, 840 रुपये के। एक का कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर आएगा, 840 बटे 12, 12 छिक 72, 12 साथ 84, 70 रुपये। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, पहले तो देखो लॉस दे रखा तो मतलब सिप्पी माइनस एसपी होता है लॉस के बराबर। 17 का सिप्पी माइनस 17 का एसपी बराबर 5 का कॉस्ट प्राइस। सिप्पी एक साइड ले लो, एक बच जाएगा 12 सिप्पी बराबर 17 का एसपी। 17 का एसपी हमें दे रखा 840 रुपये, 17 का एसपी दे रखा 840 रुपये, तो 12 का सिप्पी बराबर 840, एक का सिप्पी निकालना है। या फिर इसको अलग तरीके से भी करना चाहो, जैसे क्या आ जाएगा, 12 का कॉस्ट प्राइस बराबर 17 का सेलिंग प्राइस, यहाँ से सिप्पी बाई एसपी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये टोटल हो जाएगा, इसमें हमें टोटल एक की भी वैल्यू अलग अलग नहीं दे रखी इस चीज़ के अंदर। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस 12x आएगा ये हमारा, ये 12x और 17x, तो ऐसे मत करना, सिप्पी बाई एसपी के रेशियो से रहने देना, सीधा वही निकलेगा 12 बॉल का कॉस्ट प्राइस बराबर 17 बॉल के सेलिंग प्राइस के, और 17 बॉल का सेलिंग प्राइस हमें दे रखा कितना, 840 रुपये, तो 12 बॉल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 840 रुपये, एक का कितना आ जाएगा 840 बटे 12, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका 70 रुपये। सवाल नंबर 79 है, 79 नंबर है, और इसमें दिया है कि यदि राम अपने बचत खाते में 2000 रुपये जमा करता है, जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, तो एक साल बाद कितना, देखो अर्धवार्षिक दे दिया तो टाइम कितना हो जाएगा एक साल के अंदर 2, और रेट क्या हो जाएगी, रेट हमेशा आधी हो जाएगी, अर्धवार्षिक का मतलब 2 हिस्से, तो रेट कितनी हो जाएगी 10%। 2000 रुपये पर 10% का 2 साल का SI निकालना है, CI निकालना है। 2000 10% की दर से इसका 10% निकालेंगे कितना, 200, इसका भी 200, और इसका 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 20, कितना हो जाएगा 420। 2000 में 420 जोड़ें कितना हो जाएगा 2420 रुपये। ठीक है, एक तरीका तो ये है, दूसरा सीधा भी निकाल सकते हो। 2000 10% दे रखा है, 10% बढ़ता है ना, तो 10 का क्या हो जाएगा 1/10, 10 के कितने मिलेंगे 11, तो पहली साल 11/10, दूसरी साल 11/10, ऐसे भी सीधा निकाल सकते हो आप, 2420 उत्तर आएगा। सवाल नंबर 80 दिया है कि टाइप ए श्रमिक टाइप 2 श्रमिकों से 2.5 गुना अधिक कुशल है। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को टाइप ए के 4 श्रमिक और टाइप 2 के 15 श्रमिक करने में कितना दिन लगाएंगे। देखो टाइप ए टाइप वो छोड़ दो, ये ए है और ये बी है, ये मान लो। इसमें एक लाइन दे रखी, पहले ये देखो, ए वाले 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 12 श्रमिक 10 दिन में ये काम पूरा करेंगे। ठीक है, ये ए वालों की दे रखी है। अब इधर भी ए वालों की टोटल ही वैल्यू लिख दो, ए के कितने हैं 4 और बी के कितने श्रमिक हैं 15। ए के तो 4 श्रमिक हैं, लेकिन ए जो है वो बी वालों से 2.5 गुना अधिक कुशल है, तो 15 वाले इससे कम हो जाएंगे। टोटल श्रमिक निकालें तो इनकी क्षमता से भाग कर दो, ठीक, कितने दिन में काम करेंगे x दिन में, 15/2.5 और इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 120 के बराबर रख दो, यहाँ से x का मान निकाल लेना, x का मान आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। देखो एक लाइन दे रखी कि ये जो मजदूर है 12 मजदूर 10 दिन में काम करते हैं टाइप 1 वाले, इनका टोटल काम कितना आ गया 120 यूनिट आ गया। अब इधर देखो टाइप 1 वाले हैं वो टाइप 2 से 2.5 गुना ज़्यादा है, टाइप 1 जो है वो 2.5 टाइम है टाइप 2 के, तो टाइप 2 जो T1 का कितना कम हो गया 2.5 टाइम्स तो हो गया। अब इसमें पूछा 4 वर्कर तो है टाइप 1 के और 15 है टाइप 2 के, तो 15 वर्कर टाइप 2 का कितने काम करेंगे, तो इसके इसके 2.5वां हिस्सा ही तो करेंगे, तो ये हो जाएगा 15/2.5 टाइप 1 के बराबर, जमा में 4, ये टोटल वर्कर हो जाएंगे टाइप 1 के, और x दिन में वो काम पूरा करेंगे, तो 12 आ जाएगा यहाँ से x का मान। सवाल नंबर 81 है, 2 बर्तन में चीनी और पानी का मिश्रण है, पहले में है 4:5, दूसरे में 3:2, आधी चीनी आधी पानी का नया मिश्रण को कितने अनुपात में मिलाना चाहिए। देखो पहले का कितना है 4:5, तो पहले का चीनी ले लो 4, टोटल कितना हो गया 9, दूसरे में कितनी है चीनी 3, टोटल कितनी है 5, आधा चीनी आधा पानी में चीनी कितनी है 1, टोटल कितना हो गया 2, ये अनुपात निकालना है इनका 4/9, 3/5 और 1/2 का, ये घटाएं कितना बचेगा 1/10, और इसमें से गया तो 1/18, 1/10 अनुपात 1/18 का मतलब 18:10, यानी कि 9:5, 18:10 उसका मतलब हो जाएगा 9:5, ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा।
सवाल नंबर 82 है कि चार संख्याएं हैं, उनका टोटल औसत है 26। ए और बी का औसत है 19.5, तो डी का औसत बताओ। तो ए और डी का औसत देखो इंग्लिश में सही दे रखा, ए और डी का औसत बताना है। ए बी सी डी का औसत दे दिया 26, तो ए बी सी डी टोटल कितना हो जाएगा इन चारों का जोड़? 26 चौके 104 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए प्लस बी का औसत दे दिया 19.5, तो ए प्लस बी टोटल कितना आ जाएगा? 19.5 का डबल कर दो 39 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसने पूछा ए प्लस डी कितना आएगा। इसने गलत पूछ रखा है, सी और डी का औसत पूछेगा, क्योंकि सी का मान जब तक नहीं देगा तब तक डी का औसत आएगा ही नहीं। ये ऐसे आएगा, चार संख्या होगा, ए बी सी डी का औसत 26 है, ए और बी का 19 और 5 है 19.5 है, तो सी और डी का औसत बताओ। इंग्लिश में भी गलत है, ये सी और डी का औसत पूछा है आपसे, ये आपको बताना है लास्ट में। तो ए प्लस बी प्लस सी 104, ए प्लस बी है 39, तो सी प्लस डी कितना आएगा? ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 104 में से 39 गए तो 65। इनका औसत पूछा तो इसको 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 32.5, और 32.5 इसमें दिया है ऑप्शन बी के अंदर। तो यहाँ पर आएगा सी और डी का औसत बताओ, सी और डी का औसत बताना आपको। सवाल नंबर 83 दिया है कि कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। 80 की स्पीड से 6 घंटे में कितना चलेगी? 8 सिंग 48, 480 किलोमीटर। कार बी कार ए की से 60 किलोमीटर से कम दूरी तय करती है। भैया 480 किलोमीटर तय करेगी, तो इससे 60 किलोमीटर कम करेगी, तो कितना तय करेगी? कार बी 420 किलोमीटर तय करेगी। टाइम कितना लिया इन्होंने? 6 घंटे लिया है, तो कार बी की स्पीड कितनी आएगी? 420 को 6 से भाग दे तो 6 7 42, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी? 70। सवाल नंबर 84 दिया है, एक मिश्र धातु में x और y 2:3 में है, दूसरी में x और y का अनुपात 7:3 में है। किसमें मिलाए कि 50% हो जाए? ठीक है, 50% का मतलब x की भी 50, y का 50, यानी कि 1:1 में हो जाए। सीधी सी बात तो ये है, जो हमने अभी ऊपर करा था ना 1/2 वाला, वही। टोटल मिश्रण कितना है? 5, इसमें x कितना है? 2। टोटल मिश्रण कितना है? 10, इसमें x कितना है? 7। लास्ट में 50% का मतलब 1 होना चाहिए 2 हिस्से में से, ये एलिगेशन यहाँ पर लगा दो। 2/5 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 दूनी 4, 1/10, और 7/10 में से 1/2 घटाना है, तो 7 दूनी 14, 14 में से 10 गए तो कितना बचेगा? ये 4/5 करके। ठीक है, लास्ट में इनका ये अनुपात आपको निकालना है, 2 आएगा 2:1, 2:1 इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 85 का डायग्राम दे रखा है, इसके हिसाब से जो डिटेल पूछे वो आपको उत्तर बताना है। इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन ए उत्तर आएगा, सोल्व कर रहा है खुद से। ये गणित के 15 सवाल पूरे हो गए, अब लास्ट के 15 सवाल बचे हैं रीजनिंग के। पहला है कथन निष्कर्ष का। कुछ मक्खियाँ मच्छर होती हैं, सभी मक्खी तितली हैं, सभी तितलियाँ लावा होती है। ये ऐसे ऐसे बनेगा डायग्राम। ये इधर बन गया मच्छर, ये मक्खी है, ये तितली है और ये लावा है। निष्कर्ष है कि सभी मक्खियाँ लावा होती है, बिल्कुल। मक्खियाँ अंदर है एकदम, लावा बाहर है। कुछ लावा मच्छर होते हैं, बिल्कुल कुछ लावा मच्छर होते हैं। ये इधर कॉमन हिस्सा आ रहा है इनका, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का ही अनुसरण करता है। 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है, और ये बात लिख रखी है ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी, डी नहीं होएगा, ऑप्शन बी उत्तर होएगा। ऑप्शन डी नहीं होगा इसका, ऑप्शन बी उत्तर आएगा। आगे है सवाल नंबर 87 का, ये फैमिली रिलेशन का सवाल है। ये आपको खुद से सोल्व करके देख लेना। ठीक है, फैमिली रिलेशन का सवाल है। ठीक है, ये जिसके बीच में निशान नहीं है उसका मतलब गुणा का निशान है। यहाँ पे गुणा का निशान करके देख लेना आप। तो इसमें डी का एच रिलेशन पूछा है, डी का एच से। देखो डी का एच से पूछा तो इतना आगे मत जाओ, यहीं से सोल्व कर लो इतना। ई एफ की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका ये रिलेशन आपको सोल्व करना है, और ये भांजा या भतीजी आ जाएगा, नेफ्यू। 88 नंबर, ये भी फैमिली रिलेशन का है, और इसमें संबंध पूछा है आर का जेड से। आर का जेड से, पी हटा दो, ये आर का जेड से ये पूछा है इसमें। ठीक है, आर का जेड से, और ये नानी उत्तर आ जाएगा इसका, नानी। सवाल नंबर 89 डायरेक्शन का है, ऐसे बना लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अब करो शुरू। विमल 7 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर 11 किलोमीटर चलता है। देन ही क्रॉसिस 2 किलोमीटर रॉक गार्डन, टेक्स 45 डिग्री दाएं, फिर 21 किलोमीटर, फिर उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब किस दिशा में है? देखो अब इसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ से चला, किधर चला। ठीक है, हम इसको कहीं से भी एक दिशा में चला देते हैं। मान लो इसको हमने पूर्व में चला दिया, सबसे बढ़िया है पूर्व में चला दो 7 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ के 11, ऊपर चला 11,
फिर वो 2 किलोमीटर लंबा पार्क पार करता है। 11 किलोमीटर जा लिया, अब उसके बाद 2 किलोमीटर का पार्क हो गया। टोटल दूरी कितनी होगी? 13। 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, मतलब ये इस कोण पे मुड़ेगा भाई, ये 90 डिग्री है तो 45 डिग्री इधर कोण पे मिलेगा। अब ये कोण पे मुड़ने के बाद फिर वो 21 किलोमीटर चला, इस कोने पे 21 किलोमीटर चल दिया इधर ऊपर की साइड। अब ये उत्तर पूर्व में है, ये दिशा उत्तर पूर्व होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट ही हमारी उत्तर पूर्व है, यानी कि शुरू में पूर्व में सही चला था, अब ये उत्तर पूर्व की तरफ इसका मुंह आ गया। लास्ट में पूछा है कि शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है। यहाँ के हिसाब से ये उत्तर पूर्व में ऑलरेडी है, तो किस दिशा में आएगा भाई? ये शुरुआती बिंदु यहाँ था, और इसके बाद पूछा कि इसने शुरुआती बिंदु उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व उत्तर आएगा इसका। 4 ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, नॉर्थ ईस्ट आएगा इसका उत्तर, नॉर्थ ईस्ट। आगे सवाल नंबर 90। सवाल नंबर 90, और ये भी है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का सवाल आपको करना है। देखो इतने करवा दिया, आप खुद से कर सकते हो ये सारे सवाल, ठीक है। और इसका जो उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न नंबर 90 का उत्तर आएगा दोनों कथन की पालना करता है, ए और बी का। 91 नंबर है, ये भी कथन निष्कर्ष का है, ये भी आप खुद से सोल्व कर लेना। भाई सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी इलेक्ट्रॉनिक विसर्जन करते हैं, तो सभी लैपटॉप ये करते हैं, बिल्कुल सही। कुछ विकर्ण करते हैं, ये भी सही है। इसमें भी ये आएगा, दोनों का ही वो अनुसरण करता है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर उसके बाद 92 के बाद सवाल 91 के बाद सवाल नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। 4 लड़के हैं ABCD और 4 लड़की हैं EFGH, एक गोल मैच पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, और इस हिसाब से बैठे, कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं, यानी कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ऐसे बैठे हैं। टोटल हो कितने गई? 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के, टोटल 8 बंदे हो गए। तो ये हमने बना लिया एक सर्कल टेबल। अब इस पर 8 लोग बैठाने हैं, तो मतलब ऐसे आमने सामने बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हमने इस पर बैठा दिए हैं। अब इस पर कैसे बैठाने, ये देखो, F जो है वो A और C के बीच में बैठा है, जिसका मुंह B की ओर है। E जो है वो G के, ये देखो यहाँ से E जो है वो G के दाईं ओर दूसरे नंबर पर बैठी है। यहाँ पे अगर मान लो G है, तो G के दाईं ओर दूसरे नंबर पर E है, ये हो गया। देखो लड़कियाँ 4 हैं, E F और GH, तो G E 2 लड़कियाँ बैठ गई। अब देखो B और H के बीच में 2 व्यक्ति हैं, और H का मुंह है E की तरफ, यानी कि H और E आमने सामने बैठे हैं। तो H और E के सामने कौन हो गया? H यहाँ पे आ गया। लेकिन एक लाइन और दे रखी, B और H के बीच में 2 है, तो B या तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर यहाँ पे आ सकता है। अभी B को छोड़ दो, ठीक है। अब देखो लड़कियाँ 4 थी, 3 लड़कियाँ आ गई, E H और G, तो बची हुई F कहाँ पे आएगी? यहाँ पे, क्योंकि 2 लड़कियाँ एक साथ आ नहीं सकती, तो बची हुई जगह यहीं आएगी। लड़की F यहाँ पे आ गई। अब इसने कहा कि A और C के बीच में F बैठा है, A और C या तो यहाँ आएगा और इधर आएगा, एक साइड A आएगा, एक साइड C आएगा। अब देखो इसने एक चीज़ कही है कि B और H के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो B इधर तो आ नहीं सकता, इधर एक साइड C आएगा, एक साइड A आएगा, तो इसका मतलब B कहाँ आएगा? यहाँ पे। B और H के बीच में तभी तो 2 व्यक्ति बैठेंगे, एक ये बैठ गया, एक ये बैठ गया। A और C का, अब देखो इसमें पहली लाइन, F जो है A और C के बीच में बैठते, C का फेस है B की साइड, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? C, और यहाँ पे क्या आएगा? A, तो यहाँ पे क्या बच गया? D, ठीक है। प्रश्न पूछा है कि C के दाईं ओर कौन बैठा है? C ये है, इसका दाईं तरफ कौन बैठा है? H बैठा है। तो C के दाईं तरफ कौन बैठा है? H बैठा है, जो दिया है ऑप्शन C के अंदर, ठीक है। सवाल नंबर 93 का है, ये कथन दे रखा है और निष्कर्ष। आजकल मूवी थिएटर काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट दे दी। अब इसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष करता है। आजकल छुट्टी का दिन है, इसलिए लोग मूवी देखना रात पाना चाहते हैं। भाई छुट्टी का तो कोई जिक्र ही नहीं चल रहा है इसमें, ये थोड़ी बता रखा है भाई गर्मी का सीजन चल रहा है, सर्दी का छुट्टी का सीजन चल रहा है, ऐसे तो कोई जिक्र ही नहीं है। लोग सुस्त हैं, धन कमाने की बजाय वे मूवी पर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, ना तो एक का अनुसरण करता, ना 2 का अनुसरण कर। अगला है, इनमें से अलग क्या है? छिपकली, सांप, मगरमच्छ और सरीसृप। देखो छिपकली, सांप, मगरमच्छ तीनों ही क्या हैं? सरीसृप हैं। तो सरीसृप क्या हो जाएगा? इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। सरीसृप इनमें अलग हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही सरीसृप हैं। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका, सरीसृप अलग हो जाएगा, खुद ये सरीसृप है ये।
रेप्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 95 है और इसमें यह बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। 2 से 6 हो गया, 6 से 12, इसमें x, ये 30 से 42 में 12 जुड़ गया, और इसमें 42 से 56 में कितना जुड़ गया, 14 जुड़ गया। देखो 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, 12 और 14, इसका मतलब बीच में कितना जुड़ेगा 8, और यहाँ पे कितना जुड़ेगा 10। तो यानी कि 30 में से 10 गया तो 20, और 12 में से 8 जुड़ा तो 20, तो क्या आएगा यहाँ पे 20 आएगा। सीक्वेंस बन जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, 14। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है ये 320, 290, 260 और x। तो 320 में से 30 गए तो 290, इसमें से भी 30 गए तो इसमें से भी 30 घटा दो, कितने बचेंगे 230 बचेगा। ठीक है, 30 घटा रखा, काफ़ी आसान है ये। 97 नंबर का दे रखा है कि जो रिलेशन RNP का इसके साथ है, CSN का DTO के साथ है, तो EJM का किसके साथ होगा, ये बता रखा है। देखो RNP, RSNOP क्यों क्या जोड़ दिया, एक एक, C से D में एक जोड़ दिया, S से T में एक जोड़ दिया, N से O में एक जोड़ दिया। तो ऐसे ही E का F, J का K, M का N, F के M, F के N जो दिया है ऑप्शन डी के अंदर, एक एक जोड़ना है इसमें। 98 का है 16 का 45, 36 का 105, 16, 45, 36, 105। ठीक है, तो इनका रिलेशन बताना 49 का। 16 का जो 45 रिलेशन है 36 का 105 से, तो 49 का किससे होगा ये बताना है। देखो 16 में से एक घटा दो, कितना बच गया 15 का 3 गुना, 36 में से एक गया तो कितना बच गया 35, 35 का 3 गुना, 47 में से एक गया तो 48, 48 का 3 गुना कर दो 144। जो पहली वाली संख्या है उसका एक घटा के उसका 3 गुना करना है। 16 में से एक घटा दो 15, 15 का 3 गुना, 36 में से एक गए तो 35, 35 का 3 गुना, 49 में से एक गया 48, 48 का 3 गुना। 99 में पूछा है यहाँ पर क्या आएगा भाई, 3 से ये ट्रायंगल थी, चतुर्भुज हो गया। अब ये क्या है रेक्टेंगल दे दिया, तो इसका क्या हो जाएगा पंचभुज हो जाएगा, 5 सर्कल इसके चारों तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पंचभुज और 5 सर्कल इसके अंदर चारों तरफ आ जाएंगे। अब इसने देखो सर्कल, ये देखो ये खाली है, बाहर डॉट डॉट भरे हुए हैं, तो इनकी ऑप्शन डी में दे रखी है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इमेज है ये डी की, ये ऑप्शन डी उत्तर नहीं है, ये आएगा ऑप्शन ए उत्तर। देखो इसमें डी वाली इमेज दे रखी है ऑप्शन ए पे, आप ऑप्शन डी मत करके आना इस क्वेश्चन के। देखो उत्तर आएगा हमारी ये डी वाली इमेज, इमेज नंबर डी है, लेकिन ये दे कौन से रखी है, ऑप्शन ए पर दे रखी है। तो उत्तर हमें भरेंगे तो ऑप्शन ए उत्तर भर के आएंगे, इसका देख के करना ये। अगले वाले में पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इसमें भी वही ट्विस्ट है, इसमें जो आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह वो आएगा ये सी वाला, और सी किस में दे रखा ऑप्शन ए के अंदर, तब इसका ऑप्शन ए उत्तर आएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 53 पूरा हुआ। 100 के 100% हमने कर लिए हैं डिटेल में सॉल्यूशन के साथ। इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, वहाँ से आप ले सकते हैं। 100% हमने करे हैं। किसी सवाल पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।